हेलो गाइस, वेलकम टू प्योर एनसीईआरटी क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12, दैट इज सम नेचुरल फिनोमेनन। इसे हम एनसीईआरटी बुक से कवर करने वाले हैं और इसे हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। Along this, I will let you know about some important questions that can be asked in different examinations. So let's start with the introduction part. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना। इस चैप्टर में हम कुछ नेचुरल, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये है ये जो चैप्टर है वो बेस्ड है नेचुरल फिनोमेना के ऊपर। तो इसमें हम कुछ नेचुरल फिनोमेनास के बारे में पढ़ेंगे जो कि डिस्ट्रक्टिव है। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। और ये दो कौन से नेचुरल फिनोमेना हैं? लाइटनिंग और दूसरा है अर्थक्वेक। वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दीज फिनोमेना। अब हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि ये दोनों जो नेचुरल फिनोमेना है इनसे होने वाले डिस्ट्रक्शंस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा 12.1 लाइटनिंग। You might have seen sparks on the electric pole when wires becomes loose। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक का पोल होता है उस पर कभी कभी वायर टच होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं। अगर वो आपस में टच होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपने स्पार्क्स निकलते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ये फिनोमेना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। तो ये तब होता है जबकि हवा चल रही होती है और जो विंड है, विंड की वजह से वायर्स जो है आपस में टच होती हैं। ये फिनोमेना जो है, You might have also seen sparks when plug is loose in the socket। और कभी कभी कोई भी अप्लाइंसेस का आप जब प्लग इन करते हैं, प्लग लगाते हैं, तो उस समय भी जब अगर प्लग लूज़ होता है तो उस समय क्या होता है, उसमें स्पार्किंग आपको दिखती है। बट ऑन द ह्यूज स्केल। बट ये जो लाइटनिंग है वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, लेकिन ये बहुत इसका जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, बड़े लेवल पे होता है। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क। लेकिन पुराने समय में जो हमारे लोग थे वो नहीं समझ पाते थे कि ये जो लाइटनिंग स्काई में होती है वो क्यों होती है। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ द गॉड वॉज विजिटिंग देम। और मतलब वो समझते थे कि मतलब वो डर जाते थे इस लाइटनिंग को देख के, और वो सोचते थे कि जो गॉड जो है, गॉड का जो रहता है वो उनको विजिट करने के लिए आ रहा है। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि लाइटनिंग क्यों होती है, जब क्लाउड जो है चार्ज हो जाता है, जो क्लाउड है वो चार्ज हो जाता है और जब वो आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से लाइटनिंग होती है। वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द लाइटनिंग। अब हमें, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है, हमें पता चल गया है, और हम लोग का जो सोचने का तरीका होता है वो साइंटिफिक होता है, ना कि ट्रेडिशनल वे में हम लोग सोचते हैं। अब इसीलिए जो है अब हमें लाइटनिंग से डर नहीं लगता है। बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डेडली स्पार्क्स। लेकिन जो वो स्पार्क निकलता है, जो लाइटनिंग की वजह से जो स्पार्क निकलता है, उससे हमें अपने आप को बचा के रखना होता है। The sparks that the Greek knew about. The ancient Greek knew as early as to 600 BC that when amber is a kind of resin was rubbed with fur, it attracted light objects such it attract light objects such as hair. You might have seen when you take off woolen and polyester clothes, your hair stands on and your hair stands on ends. If you take off these clothes in the dark, you even see the sparks and hear the crackling sound। और यहाँ पे क्या कहा गया कि जब भी मतलब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं सर्दियों में, आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने साथ में, जब भी आप वुलन क्लॉथ पहनते हैं और वो जब आप उसको टेक ऑफ करते हैं, निकालते हैं, तब क्या होता है उसमें ना थोड़ी सी स्पार्क की साउंड भी सुनाई देती है। और अगर आप अंधेरे में टेक ऑफ कर रहे हैं कपड़े को, वुलन क्लोथ्स को आप टेक ऑफ कर रहे हैं, तो उस समय आपको वो वो जो स्पार्क है वो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो in 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the sparks from your clothes are essential the same phenomena। और मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के जो साइंटिस्ट थे, 1752 में अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये शो किया था कि जो लाइटनिंग
जो लाइटनिंग और स्पार्क्स हमारे कपड़ों से निकलता है वो एसेंशियली जो था वो सेम फिनोमेना है जो कि क्लाउड से जो स्पार्क या फिर लाइटनिंग होती है, ठीक है, सिमिलर है। हाउ एवर इट टुक 2000 ईयर्स फॉर द दिस रियलाइजेशन टू अकर्स। लेकिन इस रियलाइजेशन को ये रियलाइज़ होने के लिए कितने साल लग गए? 2000 साल का समय लग गया। आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे बूझो को आश्चर्य हो रहा है कि इतने ज़्यादा साल कैसे लग गए सिमिलैरिटी को ऑब्जर्व करने में। साइंटिस्ट डिस्कवरीज आर रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। साइंटिफिक जो डिस्कवरीज होती हैं उनको एक ही चीज़ के बारे में बहुत सारे लोग डिस्कवर करते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करते रहते हैं कुछ ना कुछ डिस्कवरी करने के लिए। बहुत सालों की मेहनत लगती है। इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, और इसे बहुत लंबा समय लगता है किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए या फिर प्रूफ करने के लिए। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड वी शैल ऑल्सो सी दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई, और वो किस तरह से स्काई में होने वाले लाइटनिंग से कैसे रिलेटेड है या फिर कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। लेट इज परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसके कैसे क्या क्या नेचर है उसका। बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर। द स्केल कैन अट्रैक्ट अ वेरी स्मॉल वेव। अब आपने एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा कि जैसे ही आप मतलब किसी स्केल को या पेन के एंड को लेके भी अपने हेड में रब करते हैं, स्कैल्प पे रब करते हैं, तो वो क्या होता है, उसके बाद आप छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को टेबल पे रख के अगर उसको ऐसे टच करने की कोशिश करेंगे तो वो जो पेपर होगा वो पेन में अटैच हो जाता है, ठीक है। पेन जो है उसको, पेन जिस साइड को आपने रब किया है वो अट्रैक्ट कर लेता है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को। तो यहाँ पे है 12.2 टॉपिक में क्या दिया हुआ है, चार्जिंग बाय रबिंग, कि रब कोई भी चीज़ रब करते हैं तो वो कैसे चार्ज हो जाता है। टेक टेक अ टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विग्योरसली ऑन विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, एक रिफिल को लेना है आपको जो यूज्ड हो चुका है, उसको पॉलीथीन पे रब करना है ज़ोर से। ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीस, और फिर उसको कहाँ लेके आना है, उसको छोटे छोटे पीस, पेपर के पीस के पास लाना है। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड बाय द रिफिल विद योर हैंड और विद मेटालिक ऑब्जेक्ट। और जो रब्ड एंड है उसको कहीं टच नहीं करना है, डायरेक्ट मतलब उसको पेपर के पास लेके जाना है, आपको हैंड से भी उसको टच नहीं करना। इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है, ठीक है। स्मॉल पीसेस ऑफ द अलग अलग चीज़ों के साथ रिपीट करना, जैसे ड्राई लिव, हस्क या फिर मस्टर्ड सीड के साथ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद अ पॉलीथीन, जब किसी प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब किया जाता है तो इसमें क्या होता है, ये एक्वायर कर लेता है छोटे छोटे चार्जेस को। सिमिलरली जब एक प्लास्टिक का कॉम रब किया जाता है ड्राई हेयर में तो ये भी स्मॉल चार्जेस को एक्वायर कर लेता है। एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको रब करते हैं और ये चार्ज ऑक्यूमुलेट करता है, तो चार्ज ऑक्यूमुलेट करने के बाद ये क्या कहलाता है, चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलिथीन एंड हेयर इज ऑल्सो गेट चार्ज। द इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो है रिफिल और प्लास्टिक का कॉम और पॉलिथीन एंड हेयर ये भी क्या हो जाते हैं, ऑल्सो गेट चार्ज हो जाते हैं। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। अब आगे यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने की कोशिश करेंगे जो कि हम जिसके बारे में हम जानते हैं, जैसे रिफिल और यूज मटेरियल रब करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पॉलीथीन वुलन क्लोथ्स। बलून को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, पॉलीथीन वुलन वुलन क्लोथ्स एंड ड्राई हेयर। इरेजर को वूल से करेंगे, स्टील स्पून एंड पॉलीथीन वुलन क्लोथ से, ठीक है। तो इस तरह से इनको चार्ज करके आगे क्या लिखना है आपके कॉलम में, अट्रैक्ट डज नॉट अट्रैक्ट। अब ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद अगर कर रहा है तो चार्ज है, नहीं कर रहा है तो नॉट चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से इस टेबल को आपको फिल करना है। 12.3 टाइप ऑफ चार्ज एंड देयर इंट्रैक्शन। किस तरह के चार्जेस होते हैं, चार्ज के टाइप्स क्या हैं और उनके वो कैसे इंट्रैक्ट करते हैं। तो वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टेबल 12.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी।
जो भी हमने टेबल 12.2 में जो भी ऑब्जेक्ट्स लिया था यहाँ पे, उसमें से कुछ हाँ, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का यूज़ हम आगे की एक्टिविटी में करने वाले हैं। इन्फ्लेटेड टू 2 बलून फुला लीजिए, उसको हैंग कर दीजिए इस तरह से कि दे डू नॉट टच ईच अदर, वो एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। रब बोथ ऑफ बलून विथ वुलन क्लॉथ, दोनों ही बलून को वुलन क्लॉथ से आपको रब करना है और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। नाउ तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल। रिफिल के साथ हमको ये करना, रब वन रिफिल विथ पॉलीथीन, एक रिफिल को जो है आपको पॉलीथीन से रब करना है। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर, फिर उसको ग्लास टम्बलर के अंदर सावधानी से रख देना है। यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड, टम्बलर को एक स्टैंड की तरह से यूज़ करना है, ठीक है। आगे क्या होगा, रब द अदर रिफिल, एक दूसरा रिफिल लीजिए, उसको भी रब करिए पॉलीथीन से। एंड ब्रिंग इट टू द क्लोज टू द चार्ज रिफिल, दूसरे चार्ज रिफिल के पास इसको लेकर आए। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड ऑफ योर, मतलब आपको चार्ज एंड को हाथ से टच नहीं करना। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, क्या कोई इफेक्ट शो कर रहा है? डू द टू अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है? इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट टू क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे जो दो हमने चार्ज ऑब्जेक्ट लिया है वो दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो व्हाट हैपन इफ द चार्ज ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ब्रॉट टुगेदर क्लोज टू ईच अदर, तो लेकिन वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अब अगर हम दो चार्ज मटेरियल लेकिन वो बने हुए हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, तब वो क्या करेंगे, तो रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन द ग्लास टम्बलर, ठीक है। एक रिफ़िल को फिर से रब करिए और उसको ग्लास टम्बलर में रख दीजिए। अब वहाँ पे जो आपने एक बलून फुला के और उसको चार्ज करके फिर से रिफ़िल के पास लेकर आइए, तो क्या ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है, हाँ, एक बलून हो गया और एक रिफ़िल हो गया, दोनों ही जो है डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, तो एक दूसरे दोनों अलग अलग चीज़ों से चार्ज किया गया है। तो ये सॉरी है, तो ये ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों का मटेरियल अलग है तो इसलिए दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेट अस समराइज, अब यहाँ पे ऑब्जर्व हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। ए चार्ज बैलून रिपेल्ड और चार्ज बैलून, एक चार्ज बैलून जो होगा दूसरे चार्ज बैलून को रिपेल करेगा। एक चार्ज रिफिल जो होगा रिपेल करेगा एक चार्ज रिफिल को, रिफिल को रिपेल करेगा, दोनों जो अगर चार्ज होंगे। लेकिन एक चार्ज बैलून अट्रैक्ट करेगा एक चार्ज रिफिल को। तो यही हमने सीखा ऊपर की एक्टिविटी से, और तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे इसका जो कंक्लूजन है यही है कि सेम चार्जेस या फिर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस या डिफरेंट चार्ज या फिर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यही कंक्लूजन है इसमें से। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, क्या जो बलून के ऊपर जो चार्ज है और जो रिफिल के ऊपर जो चार्ज है क्या डिफरेंट है वो? तो कैन वी से देन दैट दे आर द टू काइंड ऑफ द चार्जेस, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंक्लूजन भी मिल रहा है हमें कि यहाँ पे दो तरह के चार्जेस होते हैं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्जेस एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब्ड विद द सिल्क एज पॉजिटिव। कैन वी, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करते हैं, सिल्क से रब करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर टू द चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, जब एक चार्ज ग्लास रॉड को एक प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लाया जाता है जिसको कि पॉलीथीन से रब किया गया हो और रब्ड किया गया हो, वो अट्रैक्ट करेगा दोनों, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? अब जब सिल्क से रब किया हुआ ग्लास रॉड जो है पॉजिटिव चार्ज है उसमें, तो जो का जो स्ट्रॉ है उस पर क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है उसका, तो यानी उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। द इलेक्ट्रिक चार्ज
चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग द आर स्टैटिक। जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है या फिर प्रोड्यूस होता है रबिंग के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी स्टैटिक चार्जेस। क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज। एंड दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, लेकिन वो खुद से मूव नहीं करते हैं। स्टैटिक इसलिए क्योंकि वो खुद से कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं। जब कोई चार्ज मूव करता है, व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। और जब चार्ज मूव करना शुरू करेंगे तो वो क्या करेगा? वो करंट फ्लो कराना शुरू करेगा। ठीक है, तो यू हैव बीन रीडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6, और आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं क्लास 6 से। द करंट इन द सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज़ नथिंग बट द मोशन ऑफ द चार्ज। वो जो करंट दौड़ रहा है किसी भी सर्किट में जिससे कि बल्ब जलता है या फिर जो वायर जो है हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब क्यों शो हो रहा है? क्योंकि उसमें चार्ज जो है वो मोशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता है 12.4, जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। एक्टिविटी 12.4, टेक एन एम्पटी जैम बॉटल। आपको क्या लेना है? एक खाली जैम का बॉटल लेना है। टेक पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज, और कुछ कार्डबोर्ड के सीट लेने हैं जो कि थोड़े बड़े साइज़ के हों। ठीक है, बिगर इन साइज दैन द माउथ ऑफ द बॉटल। बॉटल के माउथ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पियर्स अ होल इन इट सो दैट द मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड। अब उसमें एक होल करना है जिसकी वजह से जो है मेटल का पेपर क्लिप जो है वो इंसर्ट हो सके। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन द फिगर 12.2। इस तरह से आपको सेटअप कर लेना, देखिए इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या करना? उसके कट 2 स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल का 2 स्ट्रिप काटना है, अबाउट 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का डायमेंशन का, और उसको हैंग कर देना है उस वायर में। ठीक है, इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द क्लिपबोर्ड लिड सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट। और इस तरह से परपेंडिकुलरली आपको उसको रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इट विद एंड ऑफ पेपर क्लिप। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। फिर आपको क्या करना है कि देखना है कि क्या होता है। डू दे रिपेल ईच अदर। अब यहाँ पे चार्ज रिफिल, एक रिफिल को चार्ज करना है एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। जो बाहर निकला हुआ है जो है क्लिप, उससे आपको टच करना है उसको रिफिल से। तो ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है इसमें? क्या ऑब्जर्व हो रहा है? इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप। क्या फॉइल स्ट्रिप के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है? इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप एंड डू दे रिपेल ईच अदर। या देखिए कि फॉइल जो है, स्ट्रिप जो है फॉइल का, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ टच द अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। और दूसरे अलग अलग चार्ज बॉडी से उसके क्लिप के एंड को टच करना है। आप उसमें देखिए कि फॉइल जो है किस तरह से बिहेव कर रहा है इन सारे केसेस में। कैन दिस ऑपरेटर्स बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। क्या ये ऑपरेटर्स जो है, ये जो हमने सेटअप किया है, वो ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, ये चेक करने के लिए। तो कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉइल स्ट्रिप रिपेल इच अदर। और क्या आप बताइए कि क्यों ये दोनों फॉइल जो स्ट्रिप है इसमें क्या करेगा? रिपेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इमेज में आप देख सकते हैं। तो सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है ये। ठीक है, द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल। जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो सेम चार्ज रिसीव करेगा जो कि हमें रिफिल में, हमने जो रिफिल, जो प्लास्टिक का रिफिल जो है वो हमने स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। पेपर क्लिप के द्वारा जो है क्या करेगा? जो हमने चार्ज किया है रिफिल को रब करके, वही जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू द वायर टू द फॉइल के स्ट्रिप में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, पेपर क्लिप। अब यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि दो द पेपर क्लिप रिमेंबर दैट द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक होता है गुड कंडक्टर और एक होता है पुअर कंडक्टर। तो जो भी मेटल है हमारा, मैक्सिमम जो है, मोस्ट ऑफ द मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो अब ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो स्ट्रिप कैरी कर रहा है चार्ज रिपेल ईच
ईच अदर एंड दे बिकम्स वाइड ओपन। और जो हमने क्योंकि यहाँ पे रिफिल में जो चार्ज है वही चार्ज ट्रांसफ़र हो गया है एल्युमिनियम फॉइल को या फिर स्ट्रिप को, तो इसीलिए वो दोनों जो है सिमिलर चार्जेस हैं यहाँ पे, तो इसीलिए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। और इस तरह का जो सिस्टम है या फिर ऑपरेटर्स है उसका इस्तेमाल हम ये चेक करने के लिए कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज है या फिर नहीं है। इस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो ऐसा डिवाइस जो कि ये चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं, तो इस तरह के डिवाइस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए या फिर ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। दस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन ट्रांसफर फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। तो इस तरह से कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी का कि कोई भी एक जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसका जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट में मेटल कंडक्टर का इस्तेमाल करके हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली। फिर पेपर क्लिप के एंड को टच करना है आपको हैंड से एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप। तो अब आपको क्या लगेगा, फॉयल स्ट्रिप में आपको चेंज दिखेगा, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। फिर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। रिपीट चार्जिंग ऑफ द फॉयल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप। अब इस एक्टिविटी को आप रिपीट करना है कि हाँ फिर से स्ट्रिप को चार्ज करिए, फिर आपको उसको टच करिए क्लिप को। तो एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉयल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप। तो जैसे ही चार्ज हो गया रिफिल से टच करने के बाद, उसके बाद जब आप हैंड से करेंगे उसको टच, तो वो क्या होगा, चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा उस पर और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो पेपर वाई डज द हैपन, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप लूज चार्जेस टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। तो ये जो चार्जेस जो उसने एक्वायर्ड किया है एल्यूमिनियम फॉयल, वो जो है वो अर्थ में रिलीज़ कर देता है जब आप उसको आपके थ्रू, जैसे आपकी बॉडी के थ्रू। तो आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने उसको टच किया तो वो चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। ठीक है, थ्रू द वी से दैट द फॉयल स्ट्रिप आर डिस्चार्ज। तो जब वो अपना चार्ज रिलीज़ कर रहा है यहाँ पे एल्यूमिनियम का स्ट्रिप हमारे बॉडी के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा कि दे आर डिस्चार्जिंग देयर चार्जेस, यानी या फिर वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। और ये जो प्रोसेस है, देखिए अर्थिंग का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ कि जब कोई चार्ज बॉडी अपना जो चार्ज है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है जब कोई चार्ज बॉडी अपना चार्ज जो ट्रांसफ़र करता है अर्थ को, तो वो कहलाता है अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। और अर्थिंग जो है जब भी हम जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जब हम कनेक्शन करते हैं तो अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो हमें शॉक से बचाए, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाया जा सके ड्यू टू एनी, अगर कोई किसी तरह का इलेक्ट्रिकल करंट का लीकेज हो रहा, तो वो जो है अर्थिंग की वजह से जो सारा जो करंट होता है वो अर्थ में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारा अर्थिंग करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं 12.5 द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इज़ द टर्म ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस बाय द रबिंग। अब यहाँ पे जो है लाइटनिंग क्या है, एक तरह का चार्ज है जो कि रबिंग होने की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या रब होता है कि मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडरस्टॉर्म, जब थंडरस्टॉर्म होता है, जब बिजली थंडरस्टॉर्म होता है, तो द एयर करंट मूव्स अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। जो एयर करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है और जो ड्रॉपलेट्स है पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो दो डायरेक्शन देखिए, एयर का मूवमेंट ऊपर और पानी का डायरेक्शन नीचे। तो दीज फिगरिश मूवमेंट कॉट सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। तो इस तरह से चार्जेस का सेपरेशन होता है बाय द प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एज। तो इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लाउड के ऊपर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्लाउड के नीचे के एज पे एक्यूमुलेट हो जाता है। देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। और ग्राउंड के पास क्या है, ग्राउंड के पास भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज, जब जो क्लाउड ने जो इतना सारा चार्ज एक्यूमुलेट करके रखा है वो बहुत ज़्यादा जब
जब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसकी तो क्या मैग्नीट्यूड मतलब उसकी चार्जेस की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक एयर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का एक पुअर कंडक्टर, इज़ नो लॉन्गर एबल टू रजिस्ट देयर फ्लो, उसके फ्लो को वो रोक नहीं पाता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, तो इसमें क्या हो जाता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो आपस में टकराते हैं एंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रेक्स ऑफ द ब्राइट लाइट एंड साउंड। तो तब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपको स्पार्क दिखाई देता है या फिर थंडरिंग दिखाई देती है। वी सी द स्ट्रेक्स एज लाइटनिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्लाउड के अपर पोर्शन में एक्यूमुलेट किया गया है और नेगेटिव जो चार्ज है वो क्लाउड के लोअर पोर्शन में एक्यूमुलेट किया है। और ये जब आपस में रबिंग करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, तब क्या होता है, तभी हमें स्ट्राइक्स जो है बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आप कभी भी ऐसा भी देख सकते हैं, छोटे जैसे वायर का भी अगर आप टू एंड आपस में टकराएगा तो क्या आपको स्पार्क निकलता हुआ दिखाई देता है ना। तो नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब हमें वहाँ पे स्पार्क्स या फिर थोड़ा सा हल्का साउंड भी सुनाई देता है। वायर्स में भी हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। वैसे करना तो नहीं है आपको, लेकिन मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस लीडिंग टू लाइट, जब तो इस तरह से ही आप देखिए, ऊपर क्लाउड के अपर पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज, फिर क्लाउड के लोअर पोर्शन में नेगेटिव चार्ज, और लैंड के पास जो लैंड का जो सरफेस का एरिया है वहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज एक्यूमुलेट किया जाता है। और जो हमने थंडरिंग का प्रोसेस समझा, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स। जो प्रोसेस है डिस्चार्ज का, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, वो दो या दो से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में हो सकता है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड और क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। टुडे वी नीड नॉट टू बी फ्राइटेन बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर डे। लेकिन आजकल जो है हमें लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमारे पूर्वजों को डर लगता था। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक, इस तरह से हमने बेसिक फिनोमेना जो है ये समझ लिया कि लाइटनिंग क्यों होती है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग, और साइंटिस्ट इस चीज़ को और ज़्यादा अंडरस्टूड बनाने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। हाउ एवर लाइटनिंग स्ट्राइक्स कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लेकिन जो लाइटनिंग की वजह से देखते हैं, जब न्यूज़ में भी सुनते हैं कि हाँ बिजली गिर गई, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही लाइफ और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन भी होता है, बहुत सारा ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है प्रॉपर्टी और लाइफ। तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो इसीलिए हमें ऐसी प्रिकॉशन लेना चाहिए, ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि हम इन सबको बचा सकें, ठीक है, अपनी अपनी सेफ्टी कर सकें। टॉपिक 12.6, लाइटनिंग सेफ्टी। लाइटनिंग से सेफ कैसे रह सकते हैं हम। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। कोई भी जो ओपन प्लेस है, जो खुली जगह है, वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो इसलिए जब भी हम ऐसा देखते हैं कि मतलब लाइटनिंग होने वाली हो, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमको एक सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। और उसके बाद आप जब देखेंगे थोड़ी देर बाद कि मतलब हो चुका, अब लाइटनिंग मतलब और आगे होने की संभावना नहीं है, तब आपको वहाँ से सेफ प्लेस से बाहर निकलना है। फाइंडिंग, अब कैसे कोई सेफ प्लेस क्या होगा, अ सेफ प्लेस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस। कोई भी मतलब घर है या फिर कोई बिल्डिंग है, तो वो क्या है, आपके लिए सेफ प्लेस है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार और बस बाय यू आर सेफ इनसाइड विद द विंडो एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। तो अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपका सेफ प्लेस है कार के अंदर, और फिर उसमें आपको विंडो बंद करके, डोर बंद करके रखना होगा, ठीक है। डूज एंड डोंट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, जब भी थंडरिंग होती है तब आपको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अगर आप बाहर हैं, आउटसाइड हैं, तो ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। जैसे कि बाइक हो गया, साइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जिसमें ओपन है, ठीक है, उसको आप क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। तो वह ऐसी चीज़ें, ऐसे व्हीकल जो हैं आपके लिए सेफ़ नहीं है। ओपन फील्ड्स, जो खुले खेत के मैदान हैं या फिर बड़े-बड़े पेड़ हैं,
शेल्टर, पार्क का जो शेल्टर है, एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग, जो ऊंचा जैसे कोई जो मतलब कि हाइट एलिवेटेड प्लेस में जो ऊंचाई पे है, तो ऐसी जगह जो है लाइटनिंग के स्ट्रोक से बचाने के लिए सेफ नहीं है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, और अम्ब्रेला से हम लाइटनिंग से और थंडरिंग से नहीं बच पाएंगे, ठीक है। इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्री, और अगर आप फॉरेस्ट में हैं, जंगल के या फिर आप कहीं रास्ते में भी हैं, तो आपको क्या बड़े पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना, छोटे पेड़ को देखिए और छोटे पेड़ के नीचे आप शेल्टर ले सकते हैं। If no shelter is available and you are in an open field, stay far away from all the trees। और अगर आप मतलब कहाँ पे हैं, अगर आप खुले खेत में हैं, ऐसे मैदान में हैं, तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको खुले वहाँ ओपन में नहीं रहना, आपको छोटे पेड़ के नीचे कहीं पे जाके स्टे करना है। स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स, वहाँ पे कोई पोल्स नहीं होगा, पोल्स नहीं होना चाहिए, पोल से दूर रहना चाहिए, मेटल के ऑब्जेक्ट से दूर रहना है आपको। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे भी लेटना नहीं है। इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, इस तरह से पोजीशन बना के आपको बैठ सकते हैं। प्लेस योर हैंड ऑन योर नीज, अपने हाथों को घुटनों पे रख लीजिए। विद योर हेड बिटवीन योर हैंड्स, और हाथों के बीच में अपना सिर रख लीजिए। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलर टारगेट टू द स्ट्रक्ट, और इस तरह से आप जो है एक छोटे टारगेट में बदल जाएंगे, और मतलब आपको स्ट्राइकिंग से थोड़ा कम खतरा रहेगा। इस तरह से सेफ पोजीशन ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब आप ओपन प्लेस पे कहीं हैं तो, ठीक है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर क्या कर सकते हैं, यू कैन लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, ठीक है। टेलीफोन कॉर्ड्स में स्ट्राइक हो सकता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में हो सकता है, मेटल के पाइप्स में हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का अगर कहीं भी थंडरस्टॉर्म आपको सुनाई दे रहा है, तो जल्दी आपको सारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं वो सब का प्लग आपको निकाल देना होता है ना। एंड इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन एंड कॉर्डलेस फ़ोन, लेकिन हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो किसी वायर से फिजिकली अटैच नहीं होता है। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू द वायर्ड फ़ोन, ठीक है। वायर्ड फ़ोन से कॉल करना या कॉल रिसीव करना सेफ नहीं होगा। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर, और जितना भी हो सके अपना रनिंग वाटर से कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, इसीलिए आपको जो पानी का इस्तेमाल नहीं करना है उस समय। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लाइक कंप्यूटर, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है, आपका कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, शुड बी अनप्लग्ड कर दीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, और लाइट आप जला सकते हैं, एंड दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, क्योंकि वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में देख लेते हैं क्या दिया हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपस में आप घर पे भी बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेफ्टी की बातें हैं, ये सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप सीखते हैं, वो अपना जो नॉलेज है ज़रूर दूसरे से शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि लाइटनिंग में करना क्या है हमें, ठीक है, किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से हमें अपनी फैमिली को बचाना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे सेफ्टी स्टेप्स दिए हुए हैं एक तरह से, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई बत आज तक अगर आप इस बुक को पढ़ने से पहले या इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या आप जानते थे, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा आपको कि हम प्लग आउट कर देना है सारे अप्लाइंसेस को, लेकिन इतना डीप आइडिया कि अगर आप खुले मैदान में या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में जाना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको दूसरों को भी बताना है, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर, अब यहाँ पे क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक तरह का डिवाइस होता है जो कि लाइटनिंग से बिल्डिंग्स को बचाने के लिए के लिए यूज़ में लाया जाता है। एक तरह का एक मेटेलिक रॉड होता है, टॉलर दैन द बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग से लंबी होती है, एंड इंस्टॉल इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के वॉल में इंस्टॉल किया जाता है जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। वन एंड ऑफ द रॉड इज़ केप्ट इन द एयर, एक एंड जो है खुली हवा में होगा क्योंकि वो बिल्डिंग की हाइट से लंबा है, एंड द अदर एंड जो दूसरा होगा जो ग्राउंड में डीप कहीं दबा हुआ होगा, ठीक है। द रॉड प्रोवाइड इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू द ग्राउंड, तो इस तरह से जब लाइटनिंग होगी तो चार्जेस को ये एकोमुलेट करके सीधा कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, अर्थ में ट्रांसफ़र कर देगा, और हमारा जो बिल्डिंग होगा वो सेफ रहेगा, ठीक है, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है।
The rod provide easy route. The metal occurs. The metal columns used during the construction, electric wires and water pipes in the building also protect us from an extent. तो किसी तरह का मेटल का पाइप अगर हम यूज़ करते हैं वाटर सप्लाई में या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो ये भी एक तरह से हमारे बिल्डिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कुछ एक्सटेंट तक. बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. लेकिन जब अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा होगा तो हमें क्या करना, उस समय उसको टच नहीं करना है. ठीक है. अब यहाँ पे देख सकते हैं लाइटनिंग कंडक्टर का, ये बिल्कुल ऊपर ग्राउंड, नीचे ग्राउंड से लेके ऊपर कितनी हाइट, बिल्डिंग की हाइट से उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. तो ये इमेज आप देख सकते हैं. इस तरह से हम लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ करते हैं. नीचे है कॉपर प्लेट यहाँ पे रखा हुआ बेस में. अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, अर्थक्वेक. यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग. अभी हमने जो इससे पहले क्या पढ़ा, थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा और लाइटनिंग के बारे में पढ़ा. दीज नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और इस तरह का जो नेचुरल फिनोमेना है वो बहुत ही वो लार्ज स्केल पे ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं. अनफॉर्चुनेटली दिस फिनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट. लेकिन इन सब का हम प्रिडिक्शन, पहले से कोई प्रिडिक्शन इतना एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें इतना ये हार्म पहुंचा पाते हैं कुछ हद तक, लेकिन हम उसको प्रिडिक्ट कर भी पाते हैं. द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग. अब लेकिन कभी कभी देखते हैं कि जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो हमें पहले से अलर्ट कर देता है कि मतलब इस एरिया में क्या आने वाले, थंडरस्टॉर्म आने वाला है. ठीक है. तो इफ थंडरस्टॉर्म अकर्स देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबली लाइटनिंग एंड साइक्लोन accompanying it. अगर थंडरस्टॉर्म आता है तो उसके साथ साथ क्या आएगा, साइक्लोन भी आ सकता है और उसके साथ लाइटनिंग भी हो सकती है. सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दिस फिनोमेना. इसलिए हमारे पास टाइम होता है कि हम इन सब फिनोमेना से बच सकें और डिस्ट्रक्शन से अपने आप को बचा के रख सकें, और उसमें कुछ चीज़ों को हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं. ठीक है. तो देर इज़ हाउ एवर वन नेचुरल फिनोमेना विच आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली. लेकिन जो यहाँ पे अर्थक्वेक की जो बात कर रहे हैं हम, तो इसके बारे में हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन अभी तक नहीं लगा पा रहे हैं. इट इज़ एन अर्थक्वेक. इट कैन कॉज डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल. तो इसीलिए जो है अर्थक्वेक की वजह से जो है हमारा जो है डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइफ का और प्रॉपर्टी दोनों का ही. A major earthquake occurred in the India on 8th October 2005 in Uri and Tangdhar टाउन ऑफ द नॉर्थ कश्मीर. तो यहाँ पे एक बहुत लार्ज स्केल पे अर्थक्वेक आया था. कब, 8 अक्टूबर 2005 में. कहाँ पे, उरी में और तंगधर टाउन, नॉर्थ कश्मीर में. Before that, a major earthquake occurred on 26 January 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. और उससे पहले जो है एक बहुत बड़े स्केल पे भूकंप कहाँ आया था, अर्थक्वेक कहाँ आया था, गुजरात में आया था. गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में आया था. कब आया था, 26 जनवरी 2001 में. एज योर पेरेंट्स आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दिस. तो जब भी ऐसा कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, जब भी इतना ट्रेजेडी कोई होती है, तो उसके बारे में न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स में हमेशा आता है. और अगर आपके पेरेंट्स अवेयर होंगे तो उनको ज़रूर याद होगा कि किस तरह का डैमेज और अर्थक्वेक ने कॉज किया था ड्यूरिंग दीज 2 अर्थक्वेक्स. ठीक है. कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज. और आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो अभी भी आप उसकी इमेजेस को सर्च कर पाएंगे, देख पाएंगे, कॉज्ड बाय इन मैगजीन से या फिर न्यूज़पेपर से दीज डे. प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द आफ्टर द अर्थक्वेक. लेकिन जब जहाँ पे अर्थक्वेक आता है उसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पे सफ़र, किसी की प्रॉपर्टी चली गई, किसी का घर चला गया, किसी के घर के लोग चले गए. ठीक है. तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है अर्थक्वेक. व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक. अब है क्या अर्थक्वेक, व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स, क्या होता है जब ये होता है, एंड व्हाट कैन बी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट. और इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो. और यहाँ पे हम नीचे इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे. पहला है हमारा, व्हाट इज एन अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक क्या है, सडन शेकिंग और ट्रैम्पलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. यानी जब हमारी धरती हिलती है कुछ एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक.
एंड इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। और ये होता क्यों है? ये होता है क्योंकि अर्थ के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थ के क्रस्ट के अर्थ क्रस्ट के इनसाइड में अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक हमें फील होता है। अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। कभी भी हो सकता है अर्थक्वेक, हमेशा हो सकता है अर्थ के किसी न किसी पार्ट पे, एंड दे आर नॉट इवन नोटिस। मतलब इतना हल्के भी लेवल पे भी होता है कि हमें वो पता ही नहीं चलता है। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रिक्वेंट। बड़े बड़े जो अर्थक्वेक आते हैं जो एकदम पूरा झटका देकर जाते हैं वो कभी कभी ही होता है, हमेशा इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वो नहीं होते। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू द बिल्डिंग। और वो बहुत बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाएंगे, ब्रिज टूट जाएंगे, डैम डैमेज हो जाएंगे, एंड लोगों की लाइफ चली जाती है। एंड देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इस तरह से लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लॉस होता है। एंड अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड। अर्थक्वेक की वजह से फ्लड आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, सुनामी आ सकता है। मेजर सुनामी जो है हमारे इंडियन ओशन में कब आई थी? 26 जनवरी 2004 में। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड अ ह्यूज लॉस। जितने भी कोस्टल एरियाज वाले रीजन थे हमारी कंट्री के, तो उनको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सफ़र करना पड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टेक आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मैप आपको देखना है, उसमें लोकेट करना है ईस्टर्न कोस्ट को एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रीजन को इंडिया के, एंड मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उनको मार्क करना है। विच कुड हैव सफ़र डैमेज, जिनमें जो है जिनको सफ़र करना पड़ा। कलेक्ट अकाउंट ड्यू टू अर्थक्वेक। कलेक्ट अकाउंट ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द सुनामी इन इंडिया। और सुनामी की वजह से इंडिया में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, क्या क्या फेस करना पड़ा लोगों को, इन सब के बारे में डाटा इकट्ठा करना है आपको। ठीक है, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक होता क्यों है, कैसे अर्थक्वेक होता है, क्या रीज़न है कि अर्थक्वेक कॉज होता है। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज़ बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ द बुल, एंड व्हेन द बुल शिफ्ट इट टू द अनदर हॉर्न एंड अर्थक्वेक टेक प्लेस। हाउ कुड इट बी ट्रू? इनकी ग्रैंड मदर, बोझो की ग्रैंड मदर क्या कह रही है कि मेरी ग्रैंड मदर ने बताया था कि अर्थक्वेक कब होता है कि जो अर्थ है हमारा उसको बुल ने अपने एक हॉर्न पे रखा हुआ है, और जब वो बुल क्या करता है एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न पे अपने हमारे अर्थ को शिफ्ट करता है, तब उस समय क्या होता है, उस समय अर्थक्वेक आता है। एंशियंट टाइम में लोग जानते नहीं थे कि क्या एक्चुअल रीज़न क्या है अर्थक्वेक होने का, एंड देयर आइडियाज़ वर देयर फॉर एक्सप्रेस्ड इन द मिथिकल स्टोरीज सच एज वन टोल्ड बाय द बूझो ग्रैंड मदर। और इसी तरह से वो कुछ भी अपने मन से एजम्पशन करके उसका स्टोरी बना के सबको सुनाते थे। जिस तरह से बूझो की दादी ने उनको बताया है, ग्रैंड मदर ने उनको बताया है कि अर्थक्वेक होने का रीज़न क्या है। ठीक है, सिमिलर मिथ वह प्रेवलेंट इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरह का मिथ जो है, इसी तरह की मान्यताएं जो हैं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट के कंट्रीज़ में या जगह पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट कुड कॉज अ डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ। अब पहली कह रही है कि क्या चीज़ हो सकती है जो कि मतलब अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे। नाउ वी नो दैट द tremor are caused by the disturbance deep down the inside the uppermost layer of the earth कॉल्ड द क्रस्ट। तो ये ट्रेम्योर क्यों होता है? ये जो अर्थ क्रस्ट का जो अर्थ का जो अपर लेयर है जिसे हम क्रस्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से ही हमारा अर्थक्वेक होता है। अब यहाँ पे देखिए कि अर्थ का स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो सबसे अंदर का जो पार्ट है उसको इनर कोर कहते हैं। फिर उससे बाहर का जो पार्ट है ऑरेंज वाला, देखिए उसे आउटर कोर कह रहे हैं। फिर जो आउटर कोर के बाद जो है मेंटल है, और उसके बाद सबसे ऊपर का जो कवरिंग है हमारे अर्थ का उसे हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस। कोई एक पीस में नहीं है। जो हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द अर्थ है, जो हमारा क्रस्ट है, वो एक सिंगल पीस नहीं होने के कारण इट इज़ फ्रेगमेंटेड, ये टुकड़ों में बटा हुआ है। ईच फ्रेगमेंट इज़ कॉल्ड प्लेट। और हर एक जो टुकड़ा है वो क्या कहलाता है? एक प्लेट कहलाता है। दीज प्लेट्स आर कंटिन्यूअल मोशन। और ये जो प्लेट है हमेशा जो है मूवमेंट में ही रहता है, हमेशा मूव करते रहते हैं। एंड व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, एंड व्हेन दे ब्रश पास वन अनदर, जब वो एक दूसरे को एक पास ऑन करते हैं, और प्लेट गोज अंडर अनदर, और कॉलिजन की वजह से एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चला जाता है, तो इस तरह से डिस्टर्बेंस होता है अर्थ क्रस्ट में। एंड इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस जो कि शो किया गया है, शोन ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और यही जो डिस्टर्बेंस है वो अर्थक्वेक की फॉर्म में हमें पता चलता है। यहाँ पे देखिए कि कॉलिजन, दो ब्रशिंग प्लेट्स हैं जो आपस में रब कर रहे हैं। ठीक है,
पास कर रही हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट, इस तरह से अर्थ प्लेट या फिर एक दूसरे से टकरा जाएं, कोलाइड कर जाएं, तब अर्थक्वेक हमें महसूस होता है। इफ़ द साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक, कैन दे प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल अब स्ट्राइक। साइंटिस्ट इतना सब कुछ जानते हैं कि क्यों हो रहा है अर्थक्वेक, रीज़न जानते हैं, सब कुछ डिस्कवरीज हो रही है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगला अर्थक्वेक कब आएगा? ठीक है। ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, हम जानते हैं कि अर्थक्वेक क्यों होता है, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर्स, लेकिन हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगला अर्थक्वेक कहाँ और कब होगा। ठीक है, तो अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है। आई रीड समवेयर दैट अंडरस्टैंड एक्सप्लोजन caused tremors. Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupt. अब ये जो भूकंप का जो हमें जड़ महसूस होता है, वो क्या होता है, वोल्केनो के इरप्शन से भी ये हो सकता है। व्हेन अ मेट्रोस हिट्स द, या फिर कोई आउटर स्पेस से कोई मेट्रोइड्स हिट करता है हमारे अर्थ सरफेस को, और या फिर ग्राउंड को, या कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए, तो उस समय भी हमें क्या महसूस होगा, उस समय कैरी आउट हो जाए। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मोमेंट ऑफ, लेकिन उस समय भी हमें अर्थक्वेक महसूस होगा, लेकिन ज़्यादातर जो अर्थक्वेक हमें फील होता है वो अर्थ के प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही होता है। सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ, क्योंकि जो अर्थक्वेक है वो प्लेट के मूवमेंट की वजह से होता है। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट आर वीक जोन वेयर अर्थक्वेक आर मोस्टली likely to be occurs and weak zones are known as seismic और द फॉल्ट जोन। अब अलग अलग प्लेट से बनी हुई है, तो जो आउटर जो बाउंड्री होता है प्लेट का, अगर वहाँ वो वाले रीजन पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक होने के चांसेस होते हैं, और इन्हीं जोन को कहते हैं हम सिस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द थ्रीटेंड एरिया जो सबसे जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस हैं वो क्या हैं, कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज एंड द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और जितना भी नॉर्थ ईस्ट का एरिया हमारा देख लीजिए कि ज़्यादातर भूकंप जो है आने की चांसेस सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में है। रन ऑफ कच्छ हो गया, राजस्थान एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी इसमें इंक्लूडेड है। सम एरिया जो है साउथ इंडिया का ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन, और कुछ जो एरिया साउथ इंडिया का है वो भी हमारा डेंजर जोन में फॉल होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे दिखाया गया हमारा मूवमेंट ऑफ द इंडियन अर्थ प्लेट। इंडियन अर्थ प्लेट का मूवमेंट देखिए कि कैसे आगे की तरफ मूव कर रहा है। द पावर ऑफ द अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल कॉल्ड द रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल की मदद से हम क्या मेज़र कर सकते हैं कि कितना जो है अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर दैन 7। अगर कोई डिस्ट्रक्टिव जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होंगे, तो वहाँ पे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 या फिर हायर 7 से ज़्यादा होता है रिक्टर स्केल पे। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैज़ मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन 7.5। और जो हमने दो जगहों का जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, भुज और फिर जम्मू एंड कश्मीर का, तो वहाँ पे हम जो रीडिंग था, जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था वो 7.5 से ज़्यादा था रिक्टर स्केल पे। The tremor produce waves on the surface of the earth and these are called the seismic wave। जो वेव प्रोड्यूस होता है अर्थ के सरफेस पे, तो उसे हम कहते हैं सिस्मिक वेव। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और ये जो अर्थक्वेक का जो वेव है, वो ट्रेमोर्स का जो वेव है उसको रिकॉर्ड करने का जो जिसके इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड। कैसा होता है, एक तरह का वाइब्रेटिंग रॉड होता है। एंड अ पेन इज़ अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। एक पेन जो है अटैच किया जाता है उससे वाइब्रेटिंग सिस्टम से। एंड द पेन रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरह से पेपर के ऊपर वो पेपर के ऊपर जो पेन है वो वाइब्रेशन को ड्रॉ कर रहा है। बाय स्टडिंग दीज वेव साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थ। इस तरह से साइंटिस्ट जो है अर्थक्वेक का जो है कंप्लीट मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं। और यहाँ पे फिगर 12.14 में आप देख सकते हैं कि क्या अर्थक्वेक का कि इपी सेंटर कहाँ है, अर्थ का सरफेस हो गया, फोकस कहाँ पे है, एंड सिस्मिक वेव्स कैसे शो कर रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो एस्टिमेटेड पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। और कितनी पावरफुल है वो अर्थक्वेक, कितना डिस्ट्रक्शन वो कॉज कर सकती है, वो इस ग्राफ की मदद से हमें पता चलता है।
मैप ऑफ द अर्थक्वेक, इस तरह से मैप देखिए कि एपी सेंटर क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जो फोकस से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है अर्थ सरफेस पे, वही हमारा क्या होगा, एपी सेंटर कहलाता है। फोकस जहाँ से, जो पॉइंट जहाँ पे जो अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। Like many other scales in science, describe in another example, Richter scale is not linear. Richter scale जो है linear नहीं होता. It means that earthquake's magnitude 6 does not have a 1.5 times of the destruction energy of the earthquake of the magnitude 4. In fact, an increase of the 2 magnitude means, अगर अगर देखिए यहाँ पे लीनियर नहीं होता है, यानी जैसे सीधे सीधे नहीं बढ़ता है। यहाँ पे अगर 2 मैग्नीट्यूड का मतलब है 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, ठीक है। Therefore, an earthquake of magnitude 6 has the 1000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन द, अगर 6 आ गया इसका मतलब जहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड 4 आया था, उससे इसके पास 1000 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे डबल नहीं होता है। यहाँ पे अगर अगर 2 मैग्नीट्यूड है, 2 का 4 हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि मतलब जितना 2 कर रहा है डिस्ट्रक्शन, उसका 2 गुना 4 करेगा जब 4 मैग्नीट्यूड हो। इसका मतलब वहाँ पे थाउजेंड्स का डिफरेंस 1000 टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अब प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम ड्यूरिंग द अर्थक्वेक हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। वी नो दैट अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, हमने देखा कि अर्थक्वेक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है, ऐसा डिस्ट्रक्शन है जिसको कि हम जो हमारे साइंटिस्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी लाइटली हाईली डिस्ट्रक्टिव, और ये क्या है, बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन करेगा अगर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। तो इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी गेट नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑल द टाइम, और इसीलिए हमें हमेशा प्रिकॉशन लेना चाहिए अपना बचाव करने के लिए। पीपल, जो कि लोग सिस्मिक जोन में रह रहे हैं, जो कि डेंजर जोन में हैं, जो कि जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड, और इन लोगों को ना हमेशा क्या रहना चाहिए, हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बिल्डिंग इन दोज शुड बी डिज़ाइन एज दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रेम्योर्स, मतलब वहाँ का बिल्डिंग का डिज़ाइन, घरों का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ताकि जो झटके वो झेल सके अर्थक्वेक के, ठीक है। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, और आज की डेट में जो मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक अ स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक सेफ, और सिंपल रखना चाहिए स्ट्रक्चर को ताकि जो भूकंप के झटके वो सह सके और उसमें आप सेफ रह सके। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्चर का एडवाइस लेना चाहिए इंजीनियर्स का। इट इज़ हाईली सिस्मिक एरिया, द यूज़ ऑफ द मड और द टिम्बर इज़ बेटर दैन यूजिंग द हैवी कंस्ट्रक्शन मेटल, और जहाँ पे सिस्मिक एरियाज़ में हमें क्या करना चाहिए, मड और टिम्बर से बने हुए हाउसेज़ का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कीप द रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, रूफ को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाना, उसको लाइट रखना है। एंड इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर फॉल, द डैमेज विल बी नॉट बी हैवी, ठीक है, ताकि हम डैमेज भी कम कर सकें। इट इज़ बेटर टू कपोर्ड इट इज़ बेटर इफ़ द कपोर्ड एंड द शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली, और जो कबर्ड बनाते हैं हम अलग से कबर्ड अटैच कर लेते हैं वुडन का या फिर मेटल का, तो उससे अच्छा है कि हम वॉल में ही इनबिल्ट कर लें ताकि उनके गिरने का डर ना हो। ठीक है। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर, कुछ बी केयरफुल टू हैंग वॉल क्लॉक, जैसे कि वॉल आप बिल्कुल खाली रखिए, फ़ोटो फ्रेम्स या फिर किसी तरह का क्लॉक उसमें हैंग मत करिए, या फिर वो क्लॉक यूज़ भी कर रहे हैं तो क्या फिक्स्ड वाला होना चाहिए। एंड वाटर हीटर एक्सीट्रा, सो दैट इन इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन द पीपल, ताकि अगर कभी अर्थक्वेक आए तो वो लोगों पे ना गिर जाए। सिंस सब बिल्डिंग्स में कैच, कुछ जो बिल्डिंग होता है अर्थक्वेक के दौरान हो सकता है कि फायर कैच कर ले, तो इट नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन वर्किंग ऑर्डर, यानी और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए आपके पास ताकि वो भी फंक्शनिंग कंडीशन में होना चाहिए, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन बने तो उस समय आप अपने आप को सेव कर सकें। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डिस्कवर्ड नो हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्ट हाउस, और यहाँ पे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रुड़की में है, उन्होंने डेवलप किया है कि किस तरह से आप क्वेक रेजिस्टेंस हाउस बना
सकते हैं। इन द इवेंट दैट क्वेक डज नॉट स्ट्राइक टेक अ फॉलोइंग स्टेप। क्या लेना है? इफ़ यू आर, अगर आप घर पे हैं तो शेल्टर ले लीजिए, किसी टेबल के नीचे बैठ जाइए या फिर आराम से बैठे रहिए टिल द, जब तक कि जो ये जो अर्थक्वेक का जो शेकिंग है वो रुक ना जाए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉर, ऐसी चीज़ों के आसपास मत रहिए जो कि आप पे गिर सकती है ना। एंड इफ़ यू आर फाइन योर बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर बेड हेड विद अ पिलो। अगर आप बेड पे सो रहे हैं, सोते सोते कभी ऐसा हो गया, तब आपको करना क्या है? आपको लेटे रहना है, लेकिन आपको अपने हेड को जो है बचा लेना है पिलो से कवर करके। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हैं तब क्या करना है? इफ़ यू आर फाइंड अ क्लियर स्पॉट, एक खाली जगह को देखिए अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग और पेड़ पौधों से दूर हो। एंड उसके बाद ड्रॉप टू द ग्राउंड ओवरहेड पावर लाइन्स, ठीक है। इफ़ यू आर इन अ कार, अगर आप कार या बस में हैं, डू नॉट कम आउट, अब उससे बाहर मत आइए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर, ड्राइवर को बोले कि एक सेफ प्लेस पे स्लोली ड्राइव करके ले जाएं। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेम्योर स्टॉप, और जब तक बाहर मत आइए जब तक कि मतलब ये जो ट्रेम्योर है, ये जो हलचल है वो रुक ना जाए, ठीक है। अब इस तरह से हम आ गए हैं कीवर्ड्स पे, देख लेते हैं। क्रस्ट, डिस्चार्ज, अर्थ प्लेट, अर्थक्वेक, इलेक्ट्रोस्कोप, लाइटनिंग कंडक्टर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, थंडरस्टॉर्म, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, सुनामी, ट्रेमोर, ठीक है। समरी देख लेते हैं। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन, जो है रब करके चार्ज किया जा सकता है। दो तरह का चार्जेस होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। लाइक चार्जेस जो होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है रबिंग से, उसे हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। व्हेन द चार्ज मूव करता है तब वो इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करता है। इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो डिटेक्ट करता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। प्रोसेस जो है जिसमें कि एक चार्ज बॉडी दूसरे जो चार्ज बॉडी है अपना चार्ज ट्रांसफ़र करता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, मेटेलिक ऑब्जेक्ट के थ्रू अर्थ में, तो उसे हम अर्थिंग कहते हैं। प्रोसेस जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का जिसमें कि बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ और बिटवीन द डिफरेंट क्लाउड, ये क्या कॉज करता है? लाइटनिंग कॉज करता है। लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइटनिंग का जो स्ट्राइक होता है, लाइटनिंग जो बिजली चमकती है, गिरती है, तो वो क्या करता है? लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। लाइटनिंग कंडक्टर कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचा सकता है। एन अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग और द ट्रम्बलिंग ऑफ द, जब अर्थ जो है अचानक से हिलना डुलना शुरू कर दे तो वो क्या कहलाता है? वो अर्थक्वेक कहलाता है। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर होने वाले डिस्टर्बेंस की वजह से जो है अर्थक्वेक होता है, आता है। जो अर्थक्वेक प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि अर्थक्वेक कहाँ कब होगा। अर्थक्वेक टेंड टू अकर एट अ बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट, अर्थक्वेक को सबसे ज़्यादा होने के चांसेस अर्थ के बाउंड्री प्लेट्स की बाउंड्री, अर्थ के प्लेट्स के बाउंड्रीज के पास होता है, जिसे हम फाउल्ट जोन या फिर सिस्मिक जोन भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड इन द रिक्टर स्केल, जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होता है अर्थक्वेक का वो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। एंड अर्थक्वेक मेजरिंग सेवन, अगर रिक्टर स्केल पे सेवन से ज़्यादा अगर रीडिंग आती है तो वो जो होता है सीवियर डैमेज कॉज करता है लाइफ और प्रॉपर्टी का। वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द अर्थक्वेक, हमें अपने आप को अर्थक्वेक से बचाने के लिए हमें अपने आप को ये ज़रूरी प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें इस ऐसे टाइम पीरियड में। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। तो टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।